Let's discuss chronic dacryocystitis, one of the previous year university question of ophthalmology. ये आया था 2013 के यूनिवर्सिटी पेपर में। तो इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड एटियोलॉजी, देन थर्ड क्लिनिकल फीचर्स, फोर्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड फिफ्थ ट्रीटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन क्या है इसका। ये क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस टाइप ऑफ एडल्ट डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है। डैक्रियोसिस्टाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल सैक। लैक्राइमल सैक के इन्फ्लेमेशन को डैक्रियोसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो एडल्ट डैक्रियोसिस्टाइटिस का ये एक टाइप होता है जो कि ज़्यादा कॉमन होता है देन द अदर फॉर्म दैट इज एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस। दूसरा फॉर्म जो होता है एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है वो लेस कॉमन होता है। ना सेकेंड इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी आएगी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के हेडिंग में, और सेकेंड फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटस ऑफ टीयर्स इन लैक्राइमल सैक इस हेडिंग में आएगी, और थर्ड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तीन हेडिंग्स में आएगी। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होता है, एज 40 to 60 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ये सेक्स फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। थर्ड रेस होता है इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, वाइट्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू नीग्रोज, क्योंकि नीग्रोज में जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है वो ज़्यादा वाइड होता है, शॉर्टर होता है और लेस साइनस होता है। हेरिडिटी भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, इसका इनडायरेक्ट रोल होता है क्योंकि ये फेशियल कन्फिग्रेशन को अफेक्ट करता है और इसलिए लेंथ और विड्थ ऑफ बोनी कैनाल को अफेक्ट करता है। फिफ्थ है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है ये। सिक्स्थ फैक्टर है पुअर पर्सनल हाइजीन। नाउ सेकेंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटस ऑफ टीयर्स इन लैक्राइमल सैक, ये कौन से फैक्टर्स होंगे। एक तो एनाटॉमिकल फैक्टर है, सेकेंड फॉरेन बॉडीज, थर्ड एक्सेसिव लैक्राइमेशन, फोर्थ माइल्ड ग्रेड इन्फ्लेमेशन एंड फिफ्थ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, नैरो बोनी कैनाल हो सकता है, तो कंपैरेटिवली अगर नैरो बोनी कैनाल है तो रिटेन ड्रेनेज ऑफ टीयर्स होगा। रिटार्ड ड्रेनेज ऑफ टीयर्स मीन्स ड्रेनेज ऑफ टीयर्स रुक जाएगा, और एक्सेसिव फोर्स है अगर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में तो उसकी वजह से भी इसका ड्रेनेज रुक सकता है। सेकेंड फॉरेन बॉडीज़ अगर सैक में आती है तो वो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की ओपनिंग को ब्लॉक कर देगी। देन एक्सेसिव लैक्राइमेशन, ये प्राइमरी या रिफ्लेक्स कैसा भी हो वो स्टैग्नेशन ऑफ टीयर्स को कॉज करता है सैक में। देन माइल्ड ग्रेड इन्फ्लेमेशन, वो भी ब्लॉक कर सकता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट को एपिथेलियल डेब्रिस के थ्रू और म्यूकस प्लग्स के थ्रू। देन फिफ्थ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, अगर लोअर एंड ब्लॉक हो जा रहा है नेज़ल डिसीजेस से या फिर पॉलिप्स से, हाइपरट्रोफिड इंफीरियर कॉन्का, ये सारी डिसीजेस से, या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो ड्रेनेज अफेक्टेड हो। नाउ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इसका, डैक्रियोसिस्टाइटिस का। कंजक्टाइवा हो सकता है, नेज़ल कैविटी हो सकती है, पैरानेज़ल साइनसेस हो सकते हैं, ये सारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। नेज़ल कैविटी से जो स्प्रेड होता है ना उसको रेट्रोग्रेड स्प्रेड बोलते हैं क्योंकि वापस से आ जा रहा है वो। नाउ फोर्थ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे इसके, स्टेफिलोकोक्काई, स्ट्रेप्टोकोक्काई और न्यूमोकोक्काई, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कॉज कर सकते हैं मोस्ट कॉमनली। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसको हम कौन कौन सी हेडिंग्स में देखेंगे। स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटरल डैक्रियोसिस्टाइटिस होगा फर्स्ट, सेकेंड स्टेज ऑफ लैक्राइमल म्यूकोसील, थर्ड स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डैक्रियोसिस्टाइटिस एंड फोर्थ स्टेज ऑफ क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक। तो ये 4 स्टेजेस होंगे। तो क्रोनिक कैटरल डैक्रियोसिस्टाइटिस के स्टेज में 3 चीज़ें होती हैं, वाटरिंग आई होता है, ऑन सिरिंजिंग क्लियर फ्लूइड मिलता है, और डैक्रियोसिस्टोग्राफी में चेंजेस दिखते हैं। तो वाटरिंग आई ओनली सिम्टम होता है इस स्टेज में, और कभी कभी माइल्ड रेडनेस भी आ जाता है इनरकैंथस में। सिरिंजिंग करने में लैक्राइमल सैक या तो क्लियर फ्लूइड देता है या तो कुछ फाइब्रिनस म्यूकस फ्लेक दिख जाते हैं, रिगर्गिटेट कर जाते हैं। और डैक्रियोसिस्टोग्राफी में क्या दिखता है कि ब्लॉक हो जाता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में, और एक नॉर्मल साइज लैक्राइमल सैक दिखता है जिसकी हेल्दी म्यूकोसा होती है। देन स्टेज ऑफ लैक्राइमल म्यूकोसील आता है सेकेंड, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिगर्गिटेशन टेस्ट, डैक्रियोसिस्टोग्राफी एंड एंसेस्टर म्यूकोसील आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं,
कांस्टेंट एपिफोरा आता है, मीन्स बहुत ज़्यादा लैक्राइमेशन होगा, उसके साथ ही एक स्वेलिंग भी होगी जस्ट बिलो द इनर कैंथस। देन रिगर्गिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि मिल्की या जिलेटिनस म्यूकॉइड फ्लूइड रिगर्गिटेट करता है लोअर पंक्टम से अगर हम स्वेलिंग को प्रेस करते हैं तो। ये जो सेकेंड स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना वो एक फिगर में शो किया गया है 16.8 में, दैट इज़ दिस वन। ये म्यूकोसील शो कर रहा है, लैक्राइमल म्यूकोसील। म्यूकोसील मतलब होता क्या है, म्यूकस फिल्ड सिस्ट होती है। तो रिगर्गिटेशन टेस्ट हमने देखा पॉजिटिव आ रहा है। देन डैक्रियोसिस्टोग्राफी में जो सेकेंड स्टेज की है उसमें क्या शो होगा कि एक डिस्टेंडेड सैक दिखेगा ब्लॉकेज के साथ। ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है नीजोलैक्राइमल डक्ट में। देन फोर्थ इसका फीचर होगा एंसिस्टेड म्यूकोसील। ये कभी कभी कंटिन्यू क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ना तो दोनों ही कैनिकुलाई की ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है। सैक में जो ओपनिंग होती है दो कैनिकुलाई की वो दोनों ब्लॉक हो जाती है और एक लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग दिखती है इनर कैंथस में एक नेगेटिव रिगर्गिटेशन टेस्ट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं एंसिस्टेड म्यूकोसील क्योंकि इसमें म्यूकोसील का पता नहीं चल रहा है, वो एंसिस्ट हो गई है, सिर्फ स्वेलिंग दिख रही है हमको। नाउ थर्ड है स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डैक्रियोसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन के कारण म्यूकॉइड डिस्चार्ज जो है वो पिरुलेंट हो जाता है और म्यूकोसील को पायोसील में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके 3 हेडिंग्स आएंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस आएगा मेन, और रिगर्गिटेशन एंड एंसिस्टेड पायोसील। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस एंड स्वेलिंग आएगी इनर कैंथस पे, और साथ में रिगर्गिटेशन में क्या होगा, फ्रैंक पिरुलेंट डिस्चार्ज आएगा जो कि लोअर पंक्टम से फ्लो होगा। थर्ड, देन ओपनिंग्स ऑफ कैनिकुलाई ब्लॉक्ड हो जाएंगी इस स्टेज पे, इसीलिए इसको बोलते हैं एंसिस्टेड पायोसील। नाउ फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक। तो क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक के स्टेज में दो चीज़ें हैं, परसिस्टेंट एपिफोरा एंड डिस्चार्ज है एंड सेकेंड डैक्रियोसिस्टोग्राफी में अगेन चेंजेस आ रहे हैं। तो परसिस्टेंट एपिफोरा एंड डिस्चार्ज के साथ ही एसोसिएटेड रहता है क्योंकि लो ग्रेड रिपीटेड इन्फेक्शंस होने लगते हैं इस कंडीशन में, इस स्टेज में। एंड डैक्रियोसिस्टोग्राफी में क्या दिखता है, एक छोटा सा सैक दिखता है, बहुत छोटा हो जाता है और इरेगुलर फोल्ड्स आ जाते हैं म्यूकोसा में, सैक के म्यूकोसा में। ना कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस के, एक तो क्रोनिक इंट्रैक्टेबल कंजक्टिवाइटिस होता है, इंट्रैक्टेबल मीन्स हार्ड टू कंट्रोल। देन सेकेंड एक्ट्रोपियन ऑफ लोअर लिड होता है, लोअर लिड का एक्ट्रोपियन हो सकता है, मीन्स आउट रोलिंग हो सकती है लोअर लिड की। थर्ड, चांसेस ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन भी डेवलप हो सकता है क्योंकि सिंपल कॉर्नियल अब्रेशंस इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे। नाउ फोर्थ, हाई रिस्क हो सकता है ऑप्थेल्माइटिस का, एंडोप्थेल्माइटिस का। तो ये हमेशा रहता है अगर इंट्राओक्यूलर सर्जरी परफॉर्म करते हैं हम डैक्रियोसिस्टाइटिस के प्रेजेंस में, तो इसीलिए ना हमें हमेशा चेक करना चाहिए लैक्राइमल सैक को सिरिंज करके कि डैक्रियोसिस्टाइटिस तो नहीं है। सस्पेक्टेड केसेस में हमें चेक करना चाहिए इससे पहले कि हम कोई भी इंट्राओक्यूलर सर्जरी करें। ना क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये 5 हेडिंग्स में आएगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आएगा, बैलून कैथेटर डायलिटेशन, dacryocystorhinostome that is DCR, then fourth dacryocystectomy that is DCT, and fifth conjunctivodacryocystorhinostome that is CDCR। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्रोबिंग से करते हैं और लैक्राइमल सिरिंजिंग से करते हैं। ये रिसेंट केसेस में ही करते हैं, अगर तुरंत ही हुआ है तो ही काम आएगा, क्योंकि ऐसे अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस है ना तो वो हमेशा ब्लॉकेज से एसोसिएटेड होते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के, जो कि यूजुअली ओपन अप नहीं हो पाते हैं प्रोबिंग से। हाँ, सेकेंड बैलून कैथेटर डायलिटेशन होता है, इसको बैलून डैक्रियोसिस्टोप्लास्टी भी बोलते हैं। ये उन पेशेंट्स में ट्राई किया जा सकता है जिसमें पार्शियल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑपरेशन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो पार्शियल अगर ब्लॉकेज है तो हमें उसको पुट करने का एक स्पेस मिल जाता है बैलून कैथेटर को, इसलिए। थर्ड, डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी करते हैं, तो ये ऑपरेशन ऑफ चॉइस होता है क्योंकि ये रीएस्टैब्लिश कर देता है लैक्राइमल ड्रेनेज को। डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी मतलब होता क्या है, दैट इज़ अ सर्जरी क्रिएटिंग अ न्यू पाथ फॉर टीयर्स टू ड्रेन बिटवीन आइज एंड नोज।
आइज़ और नोज़ के बीच में ना एक नया पाथ हम क्रिएट कर देते हैं टीयर्स को ड्रेन करने के लिए। तो डायग्नोसिस्टोमी परफॉर्म करने के पहले ना लेकिन इन्फेक्शन जो है पैरासील में उसको पूरा तरीके से कंट्रोल कर लिया जाना चाहिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देके और रिपीटेड लेक्राइमल सरेंजिंग्स करके। देन फोर्थ ट्रीटमेंट है डेक्रियोसिस्टेक्टोमी दैट इज़ DCT। ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ तभी जब DCR कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। DCT होता क्या है, कंप्लीट सर्जिकल एक्सट्रपेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन होता है लेक्राइमल सैक का, पूरी तरीके से लेक्राइमल सैक को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो DCT के इंडिकेशंस कौन कौन से होंगे जहाँ पे DCR कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जब बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट होगा, या तो बहुत ज़्यादा जिसका शंकन और फाइब्रोस्ड सैक होगा, या तो ट्यूबरकुलोसिस होगा उस पेशेंट को, सिफिलिस या लेप्रेसी, ये सब इन्फेक्शंस होंगे सैक के, माइकोटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर सैक के। सैक में अगर ट्यूमर है तो भी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, DCR कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, DCT कर सकते हैं ना। ग्रॉस नेजल डिसीजेस अगर जैसे कि एटोपिक राइटाइटिस तो भी हम DCT करते हैं ना। फिफ्थ ट्रीटमेंट है कंजक्टिवा डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी दैट इज CDCR। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक्ड कैनेलाई क्यूली के प्रेजेंस में इसको परफॉर्म करते हैं, तभी ये इंडिकेटेड होता है। तो ये होता क्या है, इसमें ना एक पासेज वे क्रिएट करता है दैट इज़ लॉन्ग नैरो वे क्रिएट करते हैं कंजक्टाइवल सैक से लेकर नेजल कैविटी तक, और ये लेक्राइमल सैक से होते हुए इस पासेज वे को क्रिएट करते हैं। कंजक्टाइवल सैक के थ्रू हम लेक्राइमल सैक में जाएंगे, फिर नेजल कैविटी में जाएंगे, ये पूरा पैसेज क्रिएट कर देता है हम कंजक्टाइवल डैक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी में। तो ये सारे ट्रीटमेंट है इसके, और ये हमने डिस्कस किया क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।